everyone, a very warm welcome to PW. I am Samriddhi Sharma, your biology mentor, and आज है हमारा क्विक रिवीजन सेशन ऑफ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो भाई सेशन क्योंकि क्विक है तो टाइम क्या वेस्ट करना, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई ह्यूमन बॉडी में हर काम करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम है। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए भी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड को फिल्टर करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वैसे ही बेटा बॉडी को अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना है उसके लिए हमें इस चैप्टर में दो सिस्टम्स के बारे में बात करनी है। पहला है हमारा नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। आप सोच रहे हो कि मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? भाई सिंपल सी चीज है, तुम बेटा स्कूटी या साइकिल चला के किसी अनइवन सरफेस पे अनइवन रोड से जा रहे हो तो वहां पे आपकी बॉडी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी। या फिर बेटा मान लो आपने गलती से किसी बहुत हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगा दिया या फिर आपने किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर अपनी फिंगर डाल दिया तो उस टाइम पे बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, स्टिमुलस मिलने पे यहां पे रोल हो जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होता कैसे है? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टू मेन सिस्टम्स। पहला है बेटा हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा नर्वस सिस्टम की यहाँ पे पहले बात करेंगे। नर्वस सिस्टम में बेटा आ जाता है हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड हमारी नर्व्स हमारी न्यूरॉन से बनी होती है। एंड जब मैं बात करती हूँ एंडोक्राइन सिस्टम की, बेटा एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करा के वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कराने का काम करते हैं। तो फटाफट सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम के। बेटा जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो कंपोनेंट्स में या दो तरीके के क्या है, डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब मैं बात करती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो भाई जैसे क्या होता है, एक सेंट्रल ऑफिस होता है ना, तो वैसे हमारे सिस्टम का क्या है, एक सेंट्रल ऑफिस है जिसमें कि हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। जब हम बात करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तो ये क्या है, ये हमारा CNS कहलाता है। इसके अलावा बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेकर जाने का काम या फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके आने का काम करती है हमारी PNS। PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स आ जाती हैं। अब बेटा जो नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं वो होती है स्पाइनल नर्व्स एंड जो हमारी नर्व्स ब्रेन से अराइज होती हैं वो होती है क्रेनियल नर्व्स। अब बेटा ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी में क्या काम करता है? पहला फंक्शन है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो भाई एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी स्टिमुलाई मिल रहा है उसको रिसीव करने का काम। रिसीव करने के बाद बेटा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स कराने का काम एंड अकॉर्डिंगली एक्ट कराना हमारी मसल्स एंड ग्लैंड से। तो ये हमारा कौन करता है? ये हमारा करता है नर्वस सिस्टम। अब ऐसा हो कैसे पाता है? सिंपल सी चीज है भाई, अब तुमने अपने सामने से कोई बहुत अच्छा सा कोई परफ्यूम लगा के जा रहा है, ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, उसको सेंस किया। कैसे? आपकी नोज में क्या है, रिसेप्टर है, उसने उस स्मेल को क्या किया बेटा, सेंस किया। आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, आपकी स्किन में क्या है, रिसेप्टर है, जो उस हीट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, सेंस कर रहा है। सिंपली बेटा आपने कोई चीज सुनी तो वो जो हियर करा, आपका सेंस ऑर्गन के अंदर क्या है बेटा, रिसेप्टर है। तो वैसे बेटा हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमें जो भी स्टिमुलाई मिल रहे हैं उनको रिसीव करने का काम करते हैं। तो बेटा कुछ यहाँ पे मेजर रिसेप्टर्स को देखते हैं। तो बेटा फिनोरिसेप्टर्स हमारे इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी को हियरिंग में एंड बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। फोटोरिसेप्टर हमारी आईज में होते हैं और ये सेंस ऑफ साइट यानी कि हमें विजुअलाइज कोई लाइट को सेंस करना है उसको करने का काम करते हैं। और फैक्टरी रिसेप्टर्स बेटा नोज में प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑफ स्मेल हमें इनकी वजह से होती है। थर्मोरिसेप्टर्स भाई कोई चीज गर्म लग रही है, कोई चीज ठंडी लग रही है, किसी चीज से पेन हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज ऑल सेंस बिकॉज ऑफ द थर्मोरिसेप्टर्स जो हमारी स्किन पे प्रेजेंट है। एंड देन वी हैव गस्टेटरी रिसेप्टर्स, या कोई चीज खाई, बहुत ही तीखी है, बहुत ही मीठी है, बहुत ही खट्टी है, ये सब जो सेंस है टेस्ट का, ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ दी गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि हमारी टंग में प्रेजेंट है। अब अलग अलग रिसेप्टर्स क्या करते हैं बेटा, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अब इस स्टिमुलाई को रिसीव करने के बाद कि कौन आता है, इसको रिसीव करने के बाद ये हो गया कि भाई अब इंफॉर्मेशन पहुंचानी है ब्रेन तक, ठीक है, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी हमारी नर्व्स। अब जो हमारी नर्व्स होती हैं बेटा, ये नर्व्स बेसिकली बंडल होते हैं हमारे नर्व सेल के। नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी नर्व्स क्या करेंगी बेटा, ये नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी ब्रेन तक। अब नर्व्स किसकी बनी है, नर्व्स बनी है नर्वस टिश्यू की। नर्वस टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल मतलब बहुत सारे
न्यूरॉन्स मिलके क्या करते हैं बेटा, नर्व्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है हमारी बॉडी में, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस के लिए, ठीक है। तो ट्रांसमिशन किसका बेटा, नर्व इंपल्स का मतलब यहाँ पे है कि भाई जो भी सिग्नल मिल रहा है उसके ट्रांसमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज हाउ अ न्यूरॉन लुक लाइक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये इसकी मेन सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं। अब इस सेल बॉडी के बेटा ये जो हमारे निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। बेसिकली साइटोप्लाज्म की ब्रांचेस होती हैं जो बाहर की तरफ निकलती हैं, इनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। ये जो सेल बॉडी का पार्ट है बेटा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाकी यहाँ पे हमारे बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया, वो सब यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब इस सेल बॉडी में से बहुत ही लंबी सी टेल निकल रही होती है, बहुत ही लंबी ब्रांच निकल रही होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एंड ये एक्सॉन आखिरी में जाके क्या होता है बेटा, फर्दर ब्रांच हो जाता है एंड हर ब्रांच को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमारे एक्सॉन के टिप्स को हम नर्व एंडिंग बोलते हैं। उसके अलावा बेटा आप एक्सॉन को देखोगे, ये बेसिकली एक शीट से कवर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। ये एक्सॉन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब यहाँ पे बेटा हर उसका एक फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, तो बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन जब मिलती है तो बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे डेंड्राइट को। तो डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। अब डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद आगे भेज देते हैं हमारे सेल बॉडी में। सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन चली जाती है हमारे एक्सॉन में। एक्सॉन में ये इंफॉर्मेशन, ये नर्व इंपल्स ट्रैवल करती है एंड फाइनली आगे नर्व एंडिंग पे पहुंच जाती है। अब इस इंफॉर्मेशन को और आगे एक और न्यूरॉन लेके जाएगा, वो न्यूरॉन किसी और को पास ऑन करेगा। पास ऑन करते 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 ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फटाफट से देखते हैं अब होगा कैसे। अब देखो बेटा, यहाँ पे डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से हमारे सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से होते होते इंफॉर्मेशन कहाँ गई, हमारे न्यूरॉन 1 के नर्व एंडिंग पे पहुंच गई। भाई अब ये न्यूरॉन 2 है, न्यूरॉन 2 को इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है। इसका कौन सा पार्ट रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन बेटा, डेंड्राइट। अब बेटा ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में बेसिकली यहाँ पे एक हमारा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। देखो बेटा ये जो गैप दिख रहा है, ये जो खाली जगह दिख रही है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। ये माइक्रोस्कोपिक गैप होता है न्यूरॉन्स के बीच में, बहुत ही छोटा सा गैप होता है, इसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तब होता क्या है बेटा, यहाँ पे जो भी नर्व इंपल्स होती है वो केमिकल के फॉर्म में बेटा इन नर्व एंडिंग से रिलीज होती है, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। एंड इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में इस नर्व इंपल्स को दोबारा से यहाँ से डेंड्राइट रिसीव कर लेता है एंड सो ऑन करते हुए इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट हो जाती है। तो जो भी मैंने यहाँ पे बात बोली बेटा, यहाँ पे वो लिखी हुई है। डेंड्राइट बेसिकली ब्रांच स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पास करते हैं सेल बॉडी पे। फिर सेल बॉडी की बात करिए हमने, ब्रॉड राउंडेड पार्ट है न्यूरॉन का, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। एक्सॉन है, एक्सॉन सबसे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है सेल बॉडी से लेकर नर्व एंडिंग तक, ठीक है। एक्सॉन कवर्ड होता है शीट से, जिनको हम नर्व फाइबर माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा नर्व एंडिंग एक्सॉन का जो एक्सॉन जो टर्मिनल होता है, एक्सॉन का आखिरी टर्मिनल एंडिंग पार्ट होती है, उसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। एंड साइनैप्स क्या हो गया, गैप हो गया बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको हमने बोल दिया बेटा साइनैप्स, जहां पे सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्म में रिलीज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेटा जो चीज हमने यहाँ पे बोली सेम चीज लिखी है, इंफॉर्मेशन मिलेगी डेंड्राइट को, फिर हमारे किसके इलेक्ट्रिक इंपल्स बनी, इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब नर्व इंपल्स, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से हमारी नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से साइनैप्स एंड देन अगेन, ठीक है। तो बेटा सेम चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसके पास, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, नर्व एंडिंग, न्यूरोट्रांसमीटर इसने रिसीव करे, न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करने के बाद सेल बॉडी, देन एक्सॉन, देन नर्व एंडिंग, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकले, इसने एक्सेप्ट करे एंड सो ऑन करते 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 इंफॉर्मेशन हमारे CNS यानी कि स्पाइनल कॉर्ड एंड हमारे ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है, ठीक। अब बेटा न्यूरॉन्स जो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जा रहे हैं, दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स बेसिकली वो न्यूरॉन्स है बेटा जिन्होंने क्या किया, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को ली। तो बेटा यहाँ पे कोई चीज गर्म लगी तो सबसे पहले रिसेप्टर इंफॉर्मेशन ली, रिसेप्टर इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसको दी, सेंसरी न्यूरॉन को दी, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन को सबसे पहले जो लेके रिसीव कर रहा है रिसेप्टर से, वो सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ठीक है। इनको बेटा हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव मोटर न्यूरॉन्स, उसके बाद वी हैव मोटर न्यूरॉन्स। देखो बेटा हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है किसके पास, हमारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच चुकी है। वहां से इंफॉर्मेशन हमें किसी ऑर्गन तक लेके जानी है,
कोई ऑर्गन कोई हो गया, कोई मसल हो गई, तो वो काम करता है बेटा हमारा मोटर न्यूरॉन। ये हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के से इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं हमारे ऑर्गन में, जिससे वो मूवमेंट करानी है या कोई भी काम कराना है, ठीक है। इंटरन्यूरॉन क्या हो गया बेटा? इंटरन्यूरॉन बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में कोऑर्डिनेशन कराता है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक बेटा कि मैं इंटरन्यूरॉन हूं, तो सेंसरी न्यूरॉन मुझे आके इंफॉर्मेशन देगा जो उसको रिसेप्टर से मिली, मैं उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे मोटर न्यूरॉन को दूंगी, मोटर न्यूरॉन वो काम करा देगा। तो इंटरन्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो इट्स लाइक चुगली वाला बंदा जो इधर की बात उधर करता है। तो इधर की बात कहां से मिली? सेंसरी न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन की बात लेके मैंने इधर की उधर कहां कर दी? मोटर न्यूरॉन को दे दी, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन जो होते हैं बेटा हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे हमें बात करनी है रिफ्लेक्स एक्शन की। देखो बेटा, नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी में 3 तरीके की मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाती हैं, वॉलेंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंटरी मूवमेंट्स वो बेटा हम जो सोच समझ के करते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से हाथ हिला रही हूँ, ये सारे वॉलेंटरी एक्शंस हैं, ठीक है। कुछ एक्शंस होते हैं जो हम इनवॉलेंटरी होते हैं, मैं अपनी बॉडी के अंदर जो भी मेरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही है उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो गया। मेरा हार्ट बीट हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो गया। फिर आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके का क्या होता है बेटा? इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट ये दूसरे इनवॉलेंटरी मूवमेंट से कैसे अलग है? ये इसलिए अलग है बेटा क्योंकि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। हमारा हार्ट बीट कर रहा है इनवॉलेंटरी मूवमेंट, बट हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है। बट ये वाले जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बेटा, इनमें क्या होता है? इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन नॉट इन्वॉल्व। यहां पे किसका रोल देखने को मिलता है बेटा? ये जो यहां पे रोल होता है बेटा, यहां पे रोल होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। यहां पे स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है? मेजर रोल होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन फॉर एग्जांपल बेटा, किसी ने बहुत ही गरम किसी पॉट को हाथ लगा दिया, उबलता हुआ पानी है। अब जैसे आपने हाथ लगाया, आपकी बॉडी फटाफट से क्या करेगी? बिना सोचे समझे आप हाथ हटा लोगे। तो बेटा यहाँ पे आपके दिमाग ने काम नहीं किया, यहाँ पे एक्चुअली एक्शन जो आपकी बॉडी ने लिया है वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा, चलो बेटा आपको तो पता है यार गर्म चीज है हाथ हटाना, एक छोटे से बच्चे को तो नहीं पता ना, छोटे से बच्चे को तो नहीं पता कि अगर सॉकेट में अगर मैं उंगली डाल दूंगा तो वहां पे करंट लगेगा, ठीक है। बट उसको फील होता है, बट वो भी रिस्पॉन्ड करता है, वो भी हाथ हटा लेता है। तो इस तरीके के क्विक इनवॉलेंटरी एक्शंस जो खुद को हमारी बॉडी कराती है प्रोटेक्ट करने के लिए हार्मफुल स्टिमुलस से, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा हमारा ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है बेटा? यहाँ पे होता क्या है? ये डायग्राम बहुत बहुत जरूरी है बेटा, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। ये डायरेक्ट डायग्राम हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई रिफ्लेक्स आर्क बना के दिखाओ, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमने समझ लिया बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिकली जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो होता क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो भी स्टिमुला है, जैसे मान लो कोई किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो बेटा जो हीट है या पेन है, सबसे पहले वो हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स है उसको रिसीव करेंगे। अब उस इंफॉर्मेशन को बेटा रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन बेटा उस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेसिकली क्या है बेटा? रिले न्यूरॉन ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। रिले न्यूरॉन ऑलरेडी वहां पे बैठा हुआ है। रिले न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को आगे किसको दे देता है? मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन फटाफट से हमारे हैंड के मसल के पास इंफॉर्मेशन लेके जाता है। मसल को जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है हम हाथ हटा लेते हैं एंड हमारा रिस्पॉन्स हुआ रिमूवल ऑफ द हैंड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पाथवे फॉलो करता है रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा, ये जो भी इंफॉर्मेशन जो पाथ फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो सबसे पहले क्या हुआ? स्टिमुलस रिसेप्टर को मिला, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी से रिले न्यूरॉन को जो कि स्पाइनल कॉर्ड में है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर एंड देन रिस्पॉन्स, ठीक है। इफेक्टर मतलब मसल है, मसल ने तो इफेक्ट कराया हाथ हटाने का, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। बट एक चीज नोट करेंगे बेटा, यहाँ पे ये जब पूरी प्रोसेस हो जाती है एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है हमारे ब्रेन में जो कि जाके स्टोर होती है वहां पे, ठीक है। याद रहता है ना यार उस दिन गरम चीज को हाथ लगा दिया था, तो ये मेमोरी कहाँ होगी? ब्रेन में होगी ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करने लगे हैं बेटा? ब्रेन की बात करिए तो ब्रेन के पार्ट्स की बात करनी पड़ेगी। तो ब्रेन क्या है बेटा? ब्रेन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग सेंटर है, नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है ब्रेन। अब ब्रेन भी क्या होता है बेटा? ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब बेटा देखोगे अगर तुम अपने ब्रेन को, तो तुम्हारा ब्रेन जो होता है वो 2 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइडेड होता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, ठीक है। तो बेटा मान लो हमने इस ब्रेन को क्या करा? खोल दिया। अब हमारा जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है बेटा, वो जिस पार्ट से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन जो होता है, जो कनेक्टेड होता है जिस पार्ट से, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेजर 3 पार्ट्स की बात करते हैं। फोर ब्रेन, ठीक है बेटा, फोर ब्रेन
में हमारा मेन पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो हमें थिंकिंग कराता है, जो तुम सोचते हो ना, जो तुम याद करते हो, सोचने का काम, ठीक है, याद करने का काम, या जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हो, वॉलेंट्री एक्शंस करते हो, सोच समझ के जो करते हो, वो सब हमारा सेरिब्रम कराता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा है मिड ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच का पार्ट, एंड देन वी हैव हाइंड ब्रेन। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, ठीक है। उसी के बाद बेटा हमारे हाइंड ब्रेन से हमारी एक ब्रेन स्टेम जैसी पार्ट निकलता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन का ही क्या है, एक्सटेंशन है, जो हमारी बैकबोन के प्रोटेक्शन के साथ साथ नीचे की तरफ रन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हर पार्ट ऑफ द ब्रेन का रोल देखते हैं। उसके अलावा बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्रेनियम लिखा है, स्कल, भाई खोपड़ी, ठीक है। तुम यहाँ पे हाथ लगा के देखो, कुछ हार्ड फील हो रहा है, तो इसको यहाँ पे क्रेनियम बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। इसके अंदर हमारा ब्रेन रखा होता है, हमारा ब्रेन इसी की वजह से प्रोटेक्टेड भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की बात हो रही है तो इनका फंक्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फोर ब्रेन का क्या क्या रोल है। फोर ब्रेन का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना ऑर्गन से, जैसे कि आईज, ईयर, स्किन, नोज, ये सेंस ऑर्गन जो भी इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको रिसीव करना, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना और हमारे वॉलेंट्री एक्शंस के, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, ठीक है। ये हमारा बिहेवियर भी चेंज कराता है, पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज। तुम्हारी काफी सारी मेमोरी जो है बेटा फोर ब्रेन में ही होती है, हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने में मदद करता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो बैलेंस होता है वो। उसके अलावा बेटा सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, स्मेल, टच, टेम्परेचर, पेन, इन सब का सेंस को रेगुलेट करता है। मिड ब्रेन का इतना कोई मेजर रोल नहीं होता, बेसिकली ये ब्रिज है जो हमारे फोर ब्रेन के सिग्नल्स को हाइंड ब्रेन में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है। उसके अलावा दिस इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, ठीक है। साइट एंड हियरिंग के सेंसेस के साथ भी क्या करता है बेटा, डील करता है। उसके अलावा बेटा हमारा रह गया क्या, उसके अलावा हमारा रह गया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बेसिकली हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस, जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पे इसका ज्यादा रोल है, ठीक है। अब इसके क्या है, तीन पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। सेरिबेलम बेसिकली वो पार्ट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स, बैलेंस या बॉडी पोस्चर मेंटेन होता है। तो भाई स्कूटी चलाते टाइम, साइकिल चलाते टाइम तुम इधर उधर क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पोस्चर मेंटेन कर रही है, बैलेंस बना रही है। कौन यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, सेरिबेलम, ठीक है। पॉन्स का यहाँ पे क्या रोल है बेटा, दिस इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट, स्लीप साइकिल एंड अराउजल, ठीक है। तो भागते भागते क्या हो गया भाई, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, खुद ब खुद बढ़ा नहीं भाई, पॉन्स जो नाम का एक पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो हमारा ब्रीदिंग रेट ऊपर नीचे कराता है, ठीक है। जब रेस्ट पे हो तो ब्रीदिंग रेट कम होता है, जब दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे स्लीप साइकिल को मेंटेन करना। मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या है बेटा, हार्ट बीट को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, कॉफ आना, स्नीजिंग आना, सलाइवेशन, वॉमिटिंग। अपनी मर्जी से लाते हो क्या वॉमिटिंग, वो अलग बात है, ऐसे कर के कर लो, बट ऑटोमेटिकली ऐसे कई बार आ गई, छींक आ गई, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन ऑटोमेटिक खुद ही एकदम से हो जाता है, कौन कराता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो भाई बहुत जरूरी पार्ट है ब्रेन हमारी बॉडी का, तो इसका तो प्रोटेक्शन भी करना पड़ेगा। ब्रेन अगर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन कैसे होती है बेटा, हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो बोनी बॉक्स, बोन का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है, इसकी वजह से प्रोटेक्टेड होता है। उसके अलावा बेटा ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन के बाहर की तरफ कुछ लेयर्स होती हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इन 3 लेयर्स के बीच में क्या होती है, ढेर सारी फ्लूइड भरी होती है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड जो बेसिकली क्या है बेटा, ये फ्लूइड जो है शॉक एब्जॉर्बर की तरह या स्प्रिंग की तरह काम करती है। तो कुछ चोट वोट ना लगे, लग जाए तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे, ठीक है। इंजरीज के टाइम पे शॉक एब्जॉर्बर का तरह काम, एब्जॉर्बर की तरह काम करे, ये काम है हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो बेटा क्रेनियम एंड CSF, ये 2 पॉइंट्स अलॉन्ग विद मेनिंजेस, ये आपको याद रखना है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेन को प्रोटेक्शन देने में। वैसे ही बेटा स्पाइनल कॉर्ड भी तो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, यहाँ से वो शुरू होकर बेटा हमारे बैक तक पूरा रन करती है। कौन प्रोटेक्ट करता है बेटा, जैसे हमारे ब्रेन में मेनिंजेस उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, वैसे स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी क्या होती है बेटा, मेनिंजेस की लेयर्स होती है। स्पाइनल कॉर्ड इवन हमारी वर्टिबल कॉलम जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, उसकी वजह से क्या है बेटा, प्रोटेक्टेड है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन एक बात होती है, बेटा नहीं। जिस तरीके से बेटा पेन की बॉडी है, पेन की बॉडी के अंदर रिफिल है, इसी तरीके से बेटा बाहर क्या है, हमारी बैकबोन है जो कि बोन की बनी हुई है, उसके अंदर क्या है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड है जो कि नर्वस टिश्यू की बनी है। बोन जो है बेटा, बोन एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा वो एक तरीके का नर्वस टिश्यू है, ठीक है। बोन का काम हमारी बॉडी को सपोर्ट देना है, हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, बट स्पाइनल कॉर्ड बेटा हमारी बॉडी में ब्रेन को डिफरेंट पार्ट से जोड़ने का काम करता है,
क्योंकि सारी जो नर्व्स वगैरह है इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाती है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्शन किसकी वजह से मिल रही है, मेनिंजेस की वजह से एंड बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। वर्टिब्रल कॉलम काफी बड़ी सी एक बोन होती है जो कि 33 इंडिविजुअल वर्टिब्रल बोन से बनी हुई होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ हार्मोन्स की बात कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एक सिस्टम हमारा एक सिस्टम था नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद बेटा हमारी बारी है किसकी, यहाँ पे बारी है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो वी हैव डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखते हैं बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया हमारा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है। एड्रेनलिन हमें फ्लाइट फाइट इन मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। एंड थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बेटा सिक्रीट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म कराने में हेल्प करता है, ठीक है, हमारे बॉडी ग्रोथ में मदद करता है। वी हैव ग्रोथ हार्मोन की, अच्छा। और इसके अलावा बेटा थायरॉक्सिन की एक बात इंपॉर्टेंट ये है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड को बेटा अगर इनफ अमाउंट में, थायराइड ग्लैंड को अगर हम अपनी बॉडी में इनफ अमाउंट में आयोडीन कंज्यूम नहीं करेंगे तो बेटा हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो माल फंक्शनिंग हो जाती है, हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन गया तो जाइगेंटिज्म, ठीक है, या फिर अगर कम बना ग्रोथ हार्मोन तो ड्वार्फिज्म नाम के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज द इंसुलिन। इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारे पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को क्या करना, मेंटेन करना, ठीक है। तो अगर मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसको कम करने का काम इंसुलिन का होता है, ठीक है। तो ये पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन सिक्रीट करता है हमारा पेनक्रियास को हम बोलते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो उसको बढ़ाने का, ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड में बहुत कम हो गया ना तो उसको बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन करता है। इन दोनों को सिक्रीट करते हैं हमारे पेनक्रियाज ही। अगर हम पेनक्रिया की बात करें तो बेटा पेनक्रिया को डुअल ग्लैंड भी बोलते हैं। पेनक्रिया को हम डुअल ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। व्हाट इज दिस, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है। बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। जब ये इंसुलिन ग्लूकागॉन बना रहा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, जब ये पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को बेटा मेल्स में जो टेस्टिस होती है वो सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्यूबर्टी के टाइम पे जो लड़कों के अंदर दाढ़ी आ गई, मूंछ आ गई, प्यूबिक हेयर आ गए, अंडर आर्म्स में हेयर आ गए, आवाज भारी हो गई, बल्कि हो गई, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। वैसे बेटा फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, ओवरीज बनाती हैं इसको। वैसे बेटा जैसे गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स के केस में भी क्या है, प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा मेंसेस यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। उसके अलावा बेटा गर्ल्स में बॉडी शेप चेंजेस हो गए, वॉइस चेंज हो गई, प्यूबिक एंड अंडर आर्म एरिया में हेयर की ग्रोथ हो गई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम सिक्रीट होगा, अगर हमारी बॉडी में कम इंसुलिन सिक्रीट होगा या बिल्कुल सिक्रीट नहीं होगा तो पर्सन को बेटा डायबिटीज नाम का बीमारी, डायबिटीज नाम का डिसऑर्डर क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्या थी बेटा, ये बात थी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की, ग्लैंड्स की, कुछ हार्मोन्स की, ठीक है। हम हार्मोन की सिक्रीशन की जब हम बात करते हैं बेटा तो हार्मोन का सिक्रीशन क्या हर टाइम होता रहता है। इंसुलिन एक बार शुरू हो गया तो सिक्रीट होता रहेगा, नहीं बेटा, हमारी बॉडी उसको भी रेगुलेट करती है। तो बेटा फॉर एग्जांपल मान लो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गए, बढ़ गए, राइज हो गए, ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, फटाफट से हमारे ये बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को पेनक्रिया के सेल डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ चुके हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, इंसुलिन नाम का हार्मोन सिंथेसाइज करके उनको ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। अब ब्लड के अंदर जैसे ही वो छोड़ते हैं, ब्लड के अंदर बेटा जैसे ही वो छोड़ते हैं तो क्या होता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ब्लड के ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं। अब जैसे ब्लड के ग्लूकोज लेवल कम हो गए, पेनक्रिया को पता चल गया तो उन्होंने इंसुलिन बनाना कम कर दिया, बंद कर दिया,
ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस क्या होती है, रेगुलेट होती रहती है। इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा जैसे एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, प्लांट्स भी तो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता होगा, बट उनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा कोई नर्वस सिस्टम नहीं कराता, उनके अंदर कोई एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होता, इंस्टेड उनके अंदर प्लांट मूवमेंट्स होती हैं, उनके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमको समझना है। अब प्लांट के अंदर दो तरीके के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं या मूवमेंट्स हो सकती हैं। एक होती है बेटा हमारी नास्टिक मूवमेंट्स, ये क्या होती है बेटा, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आप छू मी टच मी नॉट प्लांट को हाथ लगाओगे, वो सेंस कर लेगा और जैसे ही उसको पता लगेगा हाथ लगाया वो खुद को बंद कर लेगा, तो इसने खुद को सेंस तो किया, ठीक है, सेंस करने के बाद रिस्पॉन्स भी किया। इस तरीके की मूवमेंट में क्या हुआ, कोई ग्रोथ नहीं हुई प्लांट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं, अभी लीव्स खुली हुई थी अब बंद हो गई, तो इस तरीके की मूवमेंट को बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट्स। बट बेटा कुछ तरीके की मूवमेंट्स होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या होता है, जैसे प्लांट क्या करते हैं, भाई सनलाइट को सेंस कर रहे हैं, वाटर को सेंस कर रहे हैं, जिस तरफ से लाइट मिल रही है उस तरफ क्या करनी शुरू कर दी, ग्रोथ शुरू कर दी, तो सेंस करा, बट सेंस करने के बाद ग्रोथ दिखानी शुरू करी, मूवमेंट दिखानी शुरू करी, एंड उस मूवमेंट में क्या थी, ग्रोथ थी। तो इस तरीके की मूवमेंट जिनमें क्या हो, ग्रोथ हो, इन तरीके की मूवमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में क्या बेटा फर्क है। ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो होती हैं, बेटा वो यूनिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स है स्टिमुलस को, जिस तरफ से मतलब ये क्या है, रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। इसमें ग्रोथ होती है, ट्रॉफिक में इसमें ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक तरीके से परमानेंट एंड इरिवर्सिबल है। एक बार प्लांट बड़ा हो गया बेटा, छोटा तो नहीं होगा ना, बड़ा हो गया, बट इसमें देखो एक बारी पेटल्स खुल गए, एक बारी लीव्स की वो हमारी लीव्स खुल गई, बंद हो गई, खुल भी जाएंगी। वैसे ही बेटा कुछ फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है, पेटल्स खोल लेते हैं रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे बंद कर लेते हैं, तो ये तो क्या है, ये टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल होता है। ये हर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, बट नास्टिक मूवमेंट्स कुछ ही प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। ये थोड़ा स्लो होता है, भाई सूरज की तरह धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, ये थोड़ा फास्ट इमीडिएट एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म दिया हुआ है। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी क्या है, कई तरीके की होती है। देखो बेटा यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट मिल रही है, लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है, तो ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म। अगर लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर लाइट से अवे ग्रो हो रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो जो हमारा शूट होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है, जो रूट होता है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है। नेक्स्ट वी हैव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म बेटा यहाँ पे है ग्रेविटी का मतलब, तो ग्रेविटी क्या है बेटा, नीचे की तरफ लग रही है तो रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, तो रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं, एंड शूट हमेशा ग्रेविटी से अगेंस्ट जाता है, तो शूट हमारे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वी हैव कीमोट्रॉपिज्म बेटा केमिकल स्टिमुलस की तरफ। तो बेसिकली जब पॉलन ट्यूब बनती है बेटा, तो पॉलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल की तरफ ही क्यों जा रही है, बिकॉज ओव्यूल के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट हो रहा है एंड वो केमिकल सब्सटेंस बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है पॉलन ट्यूब को, तो पॉलन ट्यूब केमिकल की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर की बात होगी बेटा। देखो जो रूट्स है बेटा, देखो अभी रूट ग्रो कर रहे हैं, बट जहां पे पानी मिला रूट पानी की तरफ क्या होने लग गए बेटा, ग्रो होना शुरू हो गए, तो यहाँ पे रूट्स क्या कर रहे हैं बेटा, रूट्स यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं। एंड देन वी हैव थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो मतलब टच। अब देखो बेटा कुछ क्लाइंबर्स हो गए, जैसे पी प्लांट हो गया, आपने देखा होगा उनमें लीफ में से टेंड्रिल्स होती हैं, तो जहां पे उनको टच मिल जाता है, जहां पे सपोर्ट हो जाता है, उस तरफ वो ज्यादा ग्रोथ दिखानी शुरू कर देते हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, प्लांट के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, नास्टिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इनके एग्जांपल्स हमें आने बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा बेटा प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स है वैसे प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स है। ऑक्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि प्लांट को ग्रोथ कराने में मदद करता है, ठीक है। रूट्स एंड स्टेम्स में जो सेल्स है वो सिक्रीट करते हैं, इसका हॉर्टिकल्चर में बहुत यूज है, बेसिकली ग्रोथ करवाता है ये प्लांट में। जिब्रेलिन बेसिकली क्या करता है बेटा, हमें शूट की जो इलोंगेशन कराने में रिस्पॉन्सिबल है, जो सीड डॉर्मेंट है उनको ब्रेक करता है, एंड इवन ये ऑक्सिन की सिक्रीशन के बाद सेल डिफरेंशिएशन कराने में मदद करता है। साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन कराता है प्लांट में जो एजिंग हो गई है लीव्स की उसको डिले करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कराता है, फ्रूट ग्रोथ को कराता है, प्रमोट करता है। देन वी हैव एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बेसिकली एक हमारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, हमारे स्टोमेटा को क्लोज कराता है, सीड में डोरमेंसी कराता है। इसके अलावा वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन जिसको हम बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन का क्या काम है, इथाइलिन बेसिकली फ्रूट राइपनिंग कराता है, ठीक है। तो जो हमारे फ्रूट्स पकते हैं, फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, जो फ्रूट हमारा पक जाता है, कच्चा फ्रूट पक जाता है, वो पकता है बिकॉज ऑफ द इथाइलिन, राइट।
So that's all for today's session. We have discussed control and coordination. Now we will meet in the next class. तब तक अपना ख्याल रखिए. Bye bye.